नमस्कार दोस्तों, आज हम समानता देखेंगे। समानता का अर्थ यहाँ होता है लोगों के बीच जाति, धर्म, लिंग आदि आधार पर किसी तरह की भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी को समान अधिकार और समान दर्जा मिला होता है। चाहे कोई किसान हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, छात्र हो या घरों में जाकर काम करने वाले हो, उन सभी को समान अधिकार मिला होता है और उनके बीच किसी तरह की भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी को समान दर्जा दिया जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हमारे संविधान के द्वारा सभी को समान अधिकार दिया गया है। उनके बीच जाति धर्म के आधार पर किसी तरह की भेदभाव नहीं की जाएगी। यहाँ पर देखते हैं, ये लाइन में खड़े हुए हैं। छोटे लाल जो हैं वो किसान हैं, मंजीत कौर शिक्षिका हैं, तेजा सिंह व्यापारी हैं, ग्रीश राव छात्र हैं, कांता देवी घरेलू कामगार हैं यानी घरों में जाकर काम करने वाली हैं, सुजाता कुमारी वो भी घरेलू कामगार हैं। तो यहाँ पर उच्च स्तर के लोग भी हैं और निम्न स्तर के भी लोग हैं, लेकिन सभी को समान दर्जा दिया गया है। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं, यानी कि वो लाइन में खड़ी हैं। यहाँ पर सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है, चाहे वह उच्च अधिकारी हो या घरेलू काम करने वाली हो। तो यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। सुजाता बोलती है, हाँ बिल्कुल। जैन साहब यानी कि उनके मालिक थे, ये उनके घरों में काम करती थी, लेकिन वोट के लाइन में वोट देने के लिए सभी एक लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर किसी के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है, जो जैसे आया है वैसे ही लाइन में खड़ा है। सुजाता वोट दे देती है, उसके बाद बोलती है, चल कांता अब तेरी बारी आई। कांता बोलती है, मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइप लाइने का वादा किया है। चुनाव के पहले जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं वो जनता से बहुत सारी चीज़ों का वादा करते हैं, तो उन्हें काम के आधार पर ही वोट दिया जाता है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये आपका पिक्चर है। अब्दुल रहमान है, वो कारीगर हैं। शबनम बानो गृहिणी है, घर में काम करती हैं अपना। ग्रेशी लेलेंग परामर्शदाता है, काउंसलर हैं। आइजैक लेलेंग सरकारी अधिकारी हैं। रुखसाना मिर्जा ये मीडिया कर्मी है और योगराज जो है वो बेरोजगार है। अशोक जैन उद्योगपति है। ये सभी को वोट देने का यहाँ पर अधिकार मिला हुआ है, यानी कि समानता को यहाँ पर देखा जा रहा है। किसी तरह के इनके बीच भेदभाव नहीं है, चाहे वह उच्च वर्ग के सरकारी अधिकारी हो या परामर्शदाता हो या गृहिणी हो, सभी लाइन में खड़े हैं। अब दूसरा कार्टून देखते हैं। यहाँ पर कांता अपने साहब के यहाँ जाती है। जी नमस्ते साहब। तो साहब बोलते हैं कि बाद में आना कांता। दूसरे को यहाँ कार्टून देखते हैं पिक्चर।
गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। यहाँ पर कांता की बेटी बीमार रहती है, तो कांता सोचती है कि इसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाना है, तो पहले साहब के घर से कुछ काम कर लेते हैं और कुछ पैसे वहाँ से ले आएंगे। घर पर ये कांता की बेटी गुड़िया है, यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर गुड़िया का बार बार बीमार पड़ने का कारण यह था कि इस बस्ती में अच्छे तरीके से साफ सफाई नहीं होता था। यहाँ पर कांता को देखिए, वो काम करने गई है तो मालिक के द्वारा कहा गया कि कोने को अच्छे से साफ करना। फिर अगला ये पिक्चर देखिए, कांता ये ले तेरे पैसे, क्योंकि ये उधार मांगी अपने साहब के यहाँ से, क्योंकि इसकी बेटी गुड़िया बीमार थी। पहले से पैसा मांगने की आदत मत बनाना, समझी। तो कांता बोलती है कि जी मैडम, अब से नहीं बनाऊंगी। अब देखते हैं मताधिकार की समानता। यहाँ पर कहानी का स्टार्टिंग कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। यहाँ पर समानता का मतलब है कि कांता जो थी वो घरेलू कामगार थी, लोगों के यहाँ जाकर काम करती थी और उसी लाइन में उसके जो मालिक थे वो भी खड़े थे। तो यहाँ पर समानता का दर्जा देखने को मिला। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर अनेक वर्ग के लोग खड़े थे। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है। उसी लाइन में उसके मालिक अशोक जैन भी खड़े थे जिनके यहाँ ये काम करते थे, और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी, यानी कि वो भी उस लाइन में खड़े थे। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का, यहाँ पर वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी धर्म के हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, सभी को यहाँ पर मत देने का अधिकार दिया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर समानता को दर्जा देखने का मिलता है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, एक वोट के हकदार होते हैं, वो एक मतदान कर सकते हैं। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक थी और यह देखकर बहुत खुश भी थी, क्योंकि उसे सबके बराबर वोट देने का अधिकार मिला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कांता के मन में समानता का वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। ऐसे उसके साथ अनेक घटनाएं घटती हैं जिससे उसे समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में संदेह होने लगता है कि यानी कि पूरी तरह से समानता नहीं मिला है, किसी न किसी तरह से भेदभाव, उनके बीच अमीर और गरीब वर्ग के बीच भेदभाव किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या बात है जो कांता के मन में शंका पैदा कर दी। इसके दिनचर्या को देखना होगा। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है, जबकि हाई वर्ग, उच्च क्लास के वर्ग हैं, वो बिल्डिंग में रहते हैं और वो साफ सुथरी जगह पर रहते हैं। कांता की बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि यह आश्रित है कांता। अगर वो मालिक के यहाँ काम नहीं करेगी तो उसे अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे और वो अपने घर की देख रेख नहीं कर सकती। आगे देखते हैं, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेना है। पैसा उधार भी इसे लेना था, अगर वो काम पे नहीं जाएगी तो उसे उधार नहीं मिलेगा। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं।
यहाँ पर यह अर्थ निकलता है कि जब वो वोट के लिए वोट देने गई थी तो वहाँ पे सभी लोग खड़े थे, लेकिन यहाँ पर जो अस्पताल में खड़ी है जिस लाइन में, यहाँ पर बिल्कुल उससे भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर गरीब वर्ग ही सरकारी अस्पताल में जाते हैं, जबकि उच्च वर्ग के लोग अच्छे अस्पतालों में जाते हैं। ज़्यादातर वो प्राइवेट अस्पताल होता है। यहाँ पर देखिए पिक्चर, जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है, क्योंकि वो उच्च वर्ग के थे। यहाँ पर कोई तरह का यानी कि यहाँ पर असमानता देखने को मिलता है, क्योंकि वो उच्च वर्ग के हैं तो उन्हें अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। निजी अस्पताल में पैसे अधिक लगते हैं प्राइवेट अस्पताल में, और अच्छी फैसिलिटी भी रहती है। अन्य प्रकार की असमानताएं देखते हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों कहानियां वास्तविक घटना पर आधारित है, यानी कि यह सही घटना है जो भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार की असमानता पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जाति के आधार पर यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण इलाका में भेदभाव शुरुआत से ज़्यादातर वहाँ देखने को मिलता है, जबकि शहर में कम देखने को मिलता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग आप अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि शहर में जो होते हैं वो ज़्यादातर शिक्षित होते हैं और उनमें अंधविश्वास की भावना नहीं होती है, जबकि ग्रामीण एरिया में ज़्यादातर अंधविश्वास में लोग डूबे होते हैं। लेकिन एजुकेशन के द्वारा वर्तमान में इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात के बारे में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उस शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी ओर देखिए, यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोग कितने भी पढ़ लिख लें उनमें असमानता की भावना मौजूद ही होती है। कुछ लोग में असमानताएं वो एक दूसरे से असमानता करते हैं, यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, तोमर राजपूत आयु 30, 5 फुट 9 इंच, मैकेनिकल इंजीनियर, सुजलान, पुणे हेतु सेवारत उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए। यहाँ पर जाति की बात हो रही है। और यहाँ पर तोमर ने हाई क्लास की शिक्षा ली है तो उसे उसी तरह की लड़की भी चाहिए और उसी जाति की भी चाहिए। तो यहाँ पर जातिगत भेदभाव देखने को मिला। यहाँ पर भी उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर 100 जातीय मैचिंग वर्ग चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी जाति के आधार पर यानी जाति का डिमांड ही हो रहा है। तो यहाँ पर भी भेदभाव को देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जाति को देखा जा रहा है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव बहुत छोटी आयु में ही हो जाती है, और शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर हम देख लीजिए कॉलम,
आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में देखते हैं। इनके साथ भी भेदभाव किया जाता है क्योंकि ये दलित रहते हैं। समानता का अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है, लोगों को समान अधिकार दिया गया है, लोगों को समान समझना है, लेकिन असमानता कहीं ना कहीं देखने को हम लोग को मिल ही जाता है। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष के पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ निकलता है निचली कही जाने वाली जाति के लोग। स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें नीचा समझा जाता है और उनके साथ ही बहुत गलत ये शोषण किया जाता है। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनका जन्म 1950 में हुआ था और मृत्यु 2013 में। ये एक दलित लेखक थे। इनको भी अनेक घटनाओं का सामना करना पड़ा जो हम देखेंगे। वो अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं। उनके आत्मकथा का नाम जूठन है। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था उन्हें, क्योंकि वो दलित थे और ये उन्हें बैठना पड़ता था जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। क्योंकि ये बहुत पीछे बैठते थे इसलिए वो अक्षर धुंधला दिखता था। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर दी जाती थी। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा, क्योंकि ये दलित थे। अन्य बच्चों से यहाँ पर इनको भिन्न देखा जाता था। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, क्योंकि उस समय ये बहुत छोटे थे। क्योंकि ये क्लास 4 में थे उस समय। जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा और सिर अट गया था, यानी कि धूल भर गया था पूरा फेस। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर ही टिकी हुई थी कि ये अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरे दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। अपने बारे में ये बता रहे हैं ओम प्रकाश जी कि मैं पूरे दिन तक झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी, यानी कि ये झाड़ू लगा रहे थे और कोई भी इनको बोलने वाला था। एक तरह से इनका शोषण हो रहा था, लेकिन उस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। जब उनके पिता उस रास्ते से गुजर रहे थे, उस स्कूल के रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश यानी उनका बेटा झाड़ू लगा रहा है। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर यो यही पढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर अर्थ है मास्टर हो, यानी कि उसका मास्टर का वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनका कहना है कि मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सम्मानपूर्वक यहाँ से जा रहा हूँ अपने बच्चे को लेकर। यूँ यहीं पढ़ेगा, यानी कि इसी स्कूल में पढ़ेगा, और यूँ ही नहीं इसके बाद और भी आगे पढ़ेगा, पढ़ने को, यानी कि इसकी शिक्षा आगे भी जारी रहेगी। आप इसे हीन दृष्टि से मत देखिए। उनका कहने का मतलब ये था। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक नॉर्मल बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है। ये मुस्लिम फैमिली थे। इनके साथ भी यहाँ पर भेदभाव देखेंगे क्या होता है। इन्हें किराया नहीं मिलता जातीयत आधार पर, क्योंकि ये मुस्लिम है। जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे, ये किराए पर उस शहर में रहना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इनके पास पैसा थी,
गरीब नहीं थे, इसलिए किराए की कोई समस्या इनके पास नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है। वो एक डीलर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कहीं मुझे रहने के लिए मकान मिलेगी। तो लेकिन वो डीलर उसको कई मकानों के बारे में जानकारी थी जो किराए पर मिल सकती थी। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा। जिस मकान को वो देखने गए वो मकान बहुत ही अच्छा था और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया किराए पर। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, यानी कि ये इनका नाम, ये मुस्लिम थे। तो यहाँ पर हम भेदभाव देखेंगे किस तरह किया जाता है, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करते। उन्होंने मकान देने से मना कर दिया जो मालकिन थे कि मांसाहारी लोगों को हम मकान नहीं देते हैं। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से यानी उनके मकान जो था उसी से संबंधित मकान से मछली पकाने की गंध आ रही थी। वो भी तो मांस खा रहे थे, मांसाहारी में आया मछली। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकान से भी जो उन्हें पसंद आए यही बहाना दोहराया गया, यानी कि अगल बगल भी पूछने गए ये लोग, अंसारी दंपति लोग, कि मुझे किराए में मिलेगा मकान। तो वहाँ से भी यही कहा गया कि हम मांसाहारी लोग को नहीं रखते हैं, लेकिन वहाँ से गंध आ रही थी मांस की, मछली की। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वह अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे, यानी कि वो मुस्लिम से हिंदू बनना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया कि कहीं और देखते हैं मकान, वहीं पर रहा जाएगा। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। अब अगला हमारा टॉपिक है मानवीय गरिमा का मूल्य। यहाँ पर हम भेदभाव देख लिए। ओम प्रकाश जी यहाँ पर दलित थे तो उनके साथ वहाँ पर स्कूल में भेदभाव देखने को मिला। ये अंसारी जी यहाँ भी देखें, वो जाति के आधार पर मुस्लिम फैमिली थी इसलिए उन्हें मकान नहीं दिया गया। यहाँ पर भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, यानी कि समानता तो दिया गया है संविधान के द्वारा, समानता का दर्जा दिया गया है लोगों के बीच, वोट के लिए सबको समान दर्जा दिया गया। लेकिन अन्य कई जगहों पर कई घटनाएं ऐसे देखने की मिलती है कि वहाँ पर भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर। कांता के बीच वहाँ भी देखें, वो गरीब फैमिली से थे तो वहाँ भी उनके साथ भेदभाव किया गया। अस्पताल के मामले देखें। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है, यानी कि कुछ लोगों के बीच असमानता यानी समानता नहीं, असमानता का व्यवहार इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। इन आधारों पर उनके बीच असमानता किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जाति और धर्म के कारण से देखने को मिलता है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठोस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण उस स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षक और छात्रों ने उनके सम्मान की बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है, सबसे वो कमतर है, यानी हीन दृष्टि से देखा गया। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि इस समय इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी यहाँ पर चोट पहुंची, यानी कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, यहाँ भी देख रहे हैं कि वो जातिगत
आधार पर उन्हें ठेस पहुंची है, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से वो मना कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। यानी कि वो जूता पॉलिश कर रहा है तो उसे भी उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। सबका अपना अपना काम होता है और सभी को रिस्पेक्ट एक दूसरे के कामों का करना चाहिए। अगर एक इंसान काम करना छोड़ दे तो वो सारा अधूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्ति को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति धर्म के हों, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, यानी कि कोई भी उनका स्तर हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव देखने को मिला। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्ति की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। संविधान में जो कानून बनाया गया है समानता का अधिकार, उसमें सभी को समान दर्जा दिया जाएगा। और पहले कोई कानून नहीं था तो लोगों का अधिक से अधिक शोषण होता था, लेकिन अब किसी तरह का अगर शोषण ज़्यादा होता है तो लोग न्यायालय में, कोर्ट में अपने न्याय की मांग कर सकते हैं। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान है जिसे हम देखेंगे। पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी जो घरेलू काम कर रही थी, घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक, सभी को एक जैसा कानून का पालन करना होगा। यानी कि राष्ट्रपति हमारे हो गए देश के राजा और कांता यहाँ पर होगी घरेलू काम करने वाली नौकरानी। तो लेकिन कानून जो है ये दोनों पर समान रूप से लागू होगा। ये नहीं कि राष्ट्रपति हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा, अगर वो गलत काम करते हैं तो उनका कानून लागू होगा उस काम के विरुद्ध। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कुआं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर सभी को समान ये दिया गया है, समानता दिया गया है। और चौथा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया है, छुआछूत का अंत किया गया है। लोग एक दूसरे से छुआछूत नहीं करेंगे। ये संविधान में प्रावधान है। पहला, कानून हम देख लिए, सभी पर समान रूप से कानून लागू होगा। दूसरा, देख लिए कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो सार्वजनिक स्थान है उस सभी को दिया जाएगा उपयोग करने के लिए, जैसे होटल, दुकान, बाजार। ये नहीं कि वहाँ पर दलित जाति के हैं तो उसके बगल में खड़े नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुआं, सड़क और नहाने के घाट का उपयोग भी सभी लोग कर सकते हैं। ये संविधान के द्वारा दिया हुआ प्रावधान है, लेकिन वास्तविकता में कुछ असमानता तो देखने को मिलता ही है, जिसे हम ऊपर देखें कैसे उन लोगों के साथ शोषण हुआ। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं।
सरकार ने समानता लाने के लिए अनेक तरह की योजनाओं को लागू किया है जिससे समानता लोगों के बीच बनी रहे। ये योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, यानी मिड डे मील जो योजना है। दोपहर में स्कूलों में जो भोजन दिया जाता है बच्चों को, वो व्यवस्था यहाँ पर देखेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में स्टार्टिंग हुआ था इस योजना का, और 2001 में उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था कि 6 महीने के अंदर इसको लागू किया जाए। इस योजना को अपने स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की जाए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी हुआ। उदाहरण देखते हैं कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण जो गरीब बच्चे थे अधिक संख्या में स्कूल जाने लगे और स्कूल में एडमिशन भी यहाँ पर देखते हैं कि वो लेने लगे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, यानी कि दोपहर की जो घंटी लगती थी लंच की, उसमें वो खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, क्योंकि वो उनकी जो घर होता था दूर होता था और खा के फिर सोचते थे कि दोबारा क्या मैं स्कूल जाऊँ। परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उसकी उपस्थिति में सुधार आया है, क्योंकि उन्हें खाना वहीं पर मिलता है और फिर वो घर नहीं जाते। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिले, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर भी रखा गया है, यानी कि जो स्कूल में महिलाएं खाना बनाती हैं वो दलित महिलाओं निम्न वर्ग की महिलाओं को भी रखा गया है, यानी कि यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल बच्चे जाते थे और इस कारण पढ़ाई पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता था। जब भूख लगती है इंसान को तो वो भूखा रहकर कुछ भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि बार बार ध्यान उसे उसी ओर खींचेगी। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीर के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में से बहुत अलग है। जो हायर क्लास के बच्चे होते हैं वो उनके लिए प्राइवेट स्कूल होता है, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और वहाँ पर अच्छी पढ़ाई भी होती है, जबकि सरकारी स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाता। यहाँ पर मास्टर भी ढिलाई देते हैं। जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्तमान में भी हम असमानता कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। ये पिक्चर में भीमराव अंबेडकर हैं। इन्होंने दलितों को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और अपना महत्वपूर्ण योगदान कई आंदोलनों में इन्होंने दिया। आगे देखते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है, सभी लोग समान हैं और हर व्यक्ति को सम्मानजनक व्यवहार का हर व्यक्ति यहाँ पर अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। यहाँ पर हम देखेंगे अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। अन्य देश में भी क्या हाल है
क्या विचार है उस बारे में, उस चीज़ को हम देखेंगे। वहाँ पर भेदभाव लोगों के बीच किया जाता है या नहीं किया जाता है, या सभी को वहाँ पर समानता मिला हुआ है, आइए देखते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है, एक भारत ही देश ऐसा है जहाँ समानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। यहाँ पर वास्तविकता तो यह है, सच यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष देखने को मिल रहा है। वहाँ अन्य देश जो भी हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ भी उनके बीच भेदभाव किया जा रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन की मुख्य रूप से असमान बताते हैं, क्योंकि भेदभाव उनके बीच किया जाता है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण देख लीजिए, बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, जो काले लोग थे उन्हें पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें उस सीट को, जो काले लोग थे अफ्रीकन लोग, उन्हें सीट को छोड़ना पड़ता था, वो फिर उन्हें उठकर पीछे जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स, इनका जन्म 1913 में हुआ था, ये पिक्चर देख लीजिए, और 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थे। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, क्योंकि ये अफ्रीकन थी और ये अलाउ नहीं था आगे बैठने का। अगर गोरे वर्ग के लोग आ जाएं तो उस सीट को इन्हें छोड़ना पड़ता था। उस दिन उनके इनकार से, मना करने से अफ्रीकन अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत थी जिन्होंने जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया में अमेरिकी इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया था। उसी समय से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ भेदभाव के विरुद्ध। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएं, यानी कि उनको एडमिशन मिले, किसी तरह के भेदभाव ना किया जाए और उन्हें उन अलग स्कूल में भी नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोला गया था। यानी दलित वर्ग और जो भेदभाव समाज में जिनके साथ किया गया था उनके लिए जो स्कूल खोला गया था, तो यहाँ पर बोला गया है कि सभी स्कूल को सभी के लिए खोला जाए। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के ही समर्थ रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हों और कम योग्यता वाले शिक्षक भी हों, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूल जैसा ही ऊंचा है। यानी कि कुछ सरकारी स्कूल वहाँ पर ऐसा है जो निजी स्कूल की तरह अच्छी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर हाई क्लास उच्च वर्ग के बच्चे ही जा सकते हैं। गरीब तबके के बच्चे को जाना अलाउ नहीं था। लेकिन यहाँ पर आंदोलन किया गया, मांग उठाया गया कि सभी स्कूल सभी बच्चों के लिए, सभी के लिए खोल दिया जाए और किसी तरह की भेदभाव उनके बीच नहीं की जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ भाग देखते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के जो आधार पर भेदभाव किया जाता है उसको यहाँ पर निषेध किया गया है। पहला देखते हैं, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश सभी को समान रूप से दिया जाएगा। राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थानों को सभी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। लोकतंत्र की चुनौती देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा समाप्त भी होगा।
समानता के संदर्भ में हम यहाँ पर ये देखें कि समानता का अधिकार सभी के लिए तो दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में हम देखते हैं कि यहाँ पर भेदभाव किया ही जा रहा है। बहुत सारा हम एग्जाम्पल देख लिए। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ। जो लोकतंत्र के द्वारा सभी को समान दर्जा दिया गया है, तो वास्तविक रूप से सभी को प्राप्त है? नहीं। वोटिंग के लिए तो सभी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन अन्य जगहों पर यहाँ पर नहीं होता है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र की तो समझ तो समानता दिया हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप से लागू नहीं होता। यहाँ पर हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं। कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं यानी शोषण करते हैं निम्न वर्ग का, और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल सरकार भी उठाती है, लेकिन वैसा वास्तविक में होता नहीं है। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने के पक्षधर है। केंद्र तो कहती है कि सभी को समान दर्जा दिया जाए, लेकिन वास्तविक में होता नहीं है। व्यक्ति अच्छे तरीके से इसको लागू करेंगे तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जो हम देख चुके। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए, यानी कि आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग, विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? नहीं। कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, जिससे जो लोग नहीं करते हैं इसी कारण असमानता देखने को समाज में मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब वर्ग का शोषण करना चाहते हैं, उनसे अधिक से अधिक काम करवाना चाहते हैं, और दूसरी ओर उनकी जीवन को महत्वता को कम मूल्य देते हैं। तो ये था हमारा समानता। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।